एवरीवन, फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सिंपल पेंडुलम की। टोटल हमको चार तरह के पेंडुलम पढ़ना है। एक है सिंपल पेंडुलम, दूसरा है हमारा फिजिकल पेंडुलम, तीसरा है हमारा कंपाउंड पेंडुलम और चौथा टाइप है टॉर्शनल पेंडुलम। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल, कंपाउंड और टॉर्शनल पेंडुलम और आपको फील दिला दूंगा कि ये होता कैसे है और होता क्यों है और इसके टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन क्या आते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं फिजिकल पेंडुलम से। अब सबसे पहला सवाल कि ये फिजिकल पेंडुलम होता क्या है और ये डिफरेंट कैसे है हमारे नॉर्मल सिंपल पेंडुलम से। दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर सिंपल पेंडुलम की बात करूं तो सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, एक बॉब होता है, बॉब से एक थ्रेड कनेक्टेड होता है और थ्रेड को मैं ऐसे फिक्स रखता हूं एक पॉइंट पे और जो बॉब होता है उसको मैं ऐसे घुमा देता हूं, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देता हूं, बहुत छोटा एंगल। अब वो घूमता रहता है तो उसको बोलता हूं सिंपल पेंडुलम। आपको दिख रहा होगा कि जो इसकी एक्सिस है जिसके अबाउट ये घूम रहा है वो ऊपर है, मतलब बॉडी नीचे है और एक्सिस बाहर है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरी बॉडी के बाहर होता है वो पेंडुलम होती है सिंपल पेंडुलम, और फिजिकल पेंडुलम में जब एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरी बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, ये डिफरेंस है। अब आपने बोला कि यार बॉडी के अंदर एक्सिस कैसे आ सकती है। देखो ध्यान से, मान लीजिए मैंने एक बुक ली, बुक को मैंने सस्पेंड कर दिया, ऐसे ऐसा रखा। ठीक है, अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा, एक सेंटर पे। ठीक है, अब अगर मैं इस बॉडी को ऐसे क्लिप कर दूं यहां से, इस एंड से और इस एंड से, तो क्या ये बॉडी मूव करेगी? कभी मूव नहीं करेगी, ऐसे रहेगी, स्टेबल रहेगी। ठीक है, अगर मैं इन दोनों क्लिप्स को हटा के एक सेंटर पे क्लिप लगा दूं, क्या ये बॉडी हिलेगी? अभी भी नहीं हिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बता बच्चों, बॉडी क्यों नहीं हिल रही? उसका एक रीजन है। बॉडी हमेशा चाहती है कि वो लीस्ट मिनिमम एनर्जी, मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में रहे। लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए उसकी। तो लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी कैसा होगी? बेसिकली यहां से जो डिस्टेंस होती है ये क्या होनी चाहिए? लीस्ट होनी चाहिए, है ना। अच्छा, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से क्या होना चाहिए? लीस्ट होना चाहिए। लीस्ट तभी होगी जब वो उसके एग्जैक्टली नीचे आएगा। ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तभी होगा जब ये सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट के एग्जैक्ट वर्टिकल डिस्टेंस में नीचे आएगा, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देता हूं, रियल लाइफ एग्जांपल, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि हाँ जो अपन बोल रहे हैं, जो अपन पढ़ रहे हैं, जो अपन सीख रहे हैं वो 100% सही है। ठीक है, चलिए मैं लेता हूं एक केस और मैंने इस केस को यहां से सेंटर, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा, है ना। अब मैं क्या करता हूं, इसको इस सेंटर ऑफ मास के ऊपर वाली लाइन से पकड़ लेता हूं, ऐसे ये पकड़ लिया। तो ये मूव कर रहा है क्या? ये मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, अच्छा अगर मैं दोनों एंड से पकड़ता तब भी ये मूव नहीं कर रहा। अच्छा, अगर मैं किसी एक फिक्स्ड एंड से पकड़ लिया ऐसे, ये फिक्स्ड एंड से, क्या मूव करेगा? ये मूव करेगा। और ये आपको दिख रहा है ये ऑसिलेट भी कर रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। सेंटर ऑफ मास यहां था और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यहां था, डिस्टेंस ज्यादा थी। तो ये क्या कर रहा है? ये कोशिश कर रहा है कि इसको नीचे लाने की। देखो अब अगर मैं स्टेबल कर देता हूं उसको, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एग्जैक्टली इस लाइन के, इस पॉइंट के नीचे लाइन में होगा 100%, दैट इज फॉर श्योर। समझ में आ रहा है? और अगर मैंने इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया तो ये चाहेगा अपनी पोजीशन को रिस्टोर करना और एक सिंपल पेंडुलम बन जाएगा। बेसिकली इस तरह के पेंडुलम को बोलते हैं हम फिजिकल पेंडुलम। ठीक है, तो आप ये केस कीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, रिंग ले सकते हैं, डिस्क ले सकते हैं, या बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, आप कुछ भी ऑब्जेक्ट आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हमको पढ़ना है फिजिकल पेंडुलम, मतलब अब जो एक्सिस होगी वो कहां से पास होगी? एक्सिस बॉडी के अंदर से पास होगी। ठीक बात। तो आप कैसे भी एग्जांपल ले सकते हैं, आप रिंग मान लीजिए। ठीक है, रिंग को आप यहां से सस्पेंड कर सकते हैं, यहां से सस्पेंड कर सकते हैं, कहीं से, या फिर आप डिस्क मान लीजिए, डिस्क को भी आप कहीं से भी सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर से करोगे तो फायदा नहीं होगा, सेंटर से करोगे तो ये कभी भी ऑसिलेट नहीं होगी। ठीक है, तो आपको सेंटर वाला पॉइंट छोड़ के कहीं भी बॉडी के अंदर आप कहीं भी इस पॉइंट को डिस्क में सस्पेंड कर सकते हो, या रिंग की बात करो तो कहीं भी पेरिफेरी पे इसको लटका दो। ठीक, चलिए अब तो मैं मान रहा हूं एक जनरल बॉडी है
ऐसी इसका सेंटर ऑफ मास यहां है और मैंने यहां से सस्पेंड किया इसको ऐसे, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लेता हूं डी। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास, याद रखना है ना। चलिए अब मैं करता हूं, इस बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देता हूं ऐसे, है ना। इस बॉडी को तो मैंने क्या डिस्प्लेस कर दिया, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यही है। अब सेंटर ऑफ मास में चले गए, यहां चले गए, न्यू सेंटर ऑफ मास। ठीक, मैं बोल देता हूं कि इन दोनों के बीच में एंगल थीटा होगा। ये अगर डी है तो ये भी, ये कितना होगा? डी होगा ना। ये एंगल मान लीजिए थीटा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में एंगल कितना होना? थीटा। ठीक, अब आपको पता है कि इसके ऊपर कितने फोर्स लगेंगे? ये लगेगा नीचे mg, और ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। मतलब ये जो mg का टॉर्क है, जो ग्रेविटी का टॉर्क है, देखो r क्रॉस f, ग्रेविटी का टॉर्क उसको वापस लेके आ रहा है इनिशियल पोजीशन पे। हमने डिस्प्लेसमेंट किधर दिया? हमने डिस्प्लेसमेंट दिया उसको राइट में, ठीक है। हमने डिस्प्लेसमेंट किधर दिया? राइट में। और ग्रेविटी का टॉर्क कैसा लग रहा है? इधर की तरफ। या फिर अगर मैं डायरेक्शन सेंस में बोलूं तो मैंने इसको यहां से इस पोजीशन से इधर घुमा दिया। मैंने इसको कैसा घुमाया? आपकी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। एंटी क्लॉकवाइज बोलूं या प्लस के कैप बोलूं, ठीक है। मैंने इसको प्लस के कैप में रोटेशन दिया और ग्रेविटी क्या करेगी? इसको माइनस के कैप में रोटेशन देगी। समझा? तो ये जो फॉर्मेट आएगा वो आएगा टॉर्क इक्वल्स टू माइनस प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा के वाला फॉर्मेट, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा वाला फॉर्मेट, ठीक है। अभी टॉर्क कौन सा है? टॉर्क सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी लगा रही है, mg इंटू डी इंटू साइन थीटा, करेक्ट। mg इधर, d इधर, और दोनों के बीच में एंगल कितना? थीटा। सेम जैसा हमने क्या किया था, सिंपल पेंडुलम किया था लास्ट लेक्चर में, सेम टू सेम कर रहे हैं। बट ये आपको फील करना है कि दोनों में साइन माइनस क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि थीटा डिस्प्लेसमेंट इधर है, मतलब पॉजिटिव के में है, ठीक है। जिस डायरेक्शन थीटा निकालने का सिंपल सेंस होता है, अगर पंखा ऐसे घूम रहा है मान लो, तो आपकी उंगलियां भी ऐसे घुमा लो तो थीटा नीचे की तरफ आ जाएगा। आया समझ? ठीक, चलिए ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं सर्कुलर मोशन में बहुत अच्छे से। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे आई अल्फा इज इक्वल्स टू, ये तो प्रोपोर्शनल नहीं है तो डायरेक्ट ही हो गया ना, टाउ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। तो ये जाएगा आई अल्फा इक्वल्स टू माइनस एम जी डी इंटू साइन थीटा। अब मुझे क्या अजम्पशन मानना पड़ता है? मुझे अजम्पशन मानना पड़ता है कि जो थीटा है इतना सा है, अगर थीटा छोटा है तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन बोलती है आई अल्फा इक्वल्स टू माइनस एम जी डी थीटा, अल्फा इक्वल्स टू माइनस एम जी डी थीटा बाय आई, और ये हमारा एंगल एक्सप्रेशन हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो आपको यहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ओमेगा स्क्वायर विल बी एम जी डी बाय आई का रूट, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू होगी। अब टाइम पीरियड निकालना है तो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम जी डी। अब यहां पे आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों, जिस पॉइंट पे टॉर्क निकालते हैं उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें यूज करते हैं, ठीक। तो जनरली हमको अभी तक बचपन से लेकर अभी तक क्या सिखाया जाता है? हमको सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सिखाया जाता है, क्लियर। तो मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा और अच्छा लिख देता हूं, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी डी। अगर आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे तो गलती करने के चांसेस 80% कम हो जाएंगे, क्लियर। बस अब आप ध्यान से सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना, आप ध्यान से बिल्कुल एम डी स्क्वायर लिखना। एम डी स्क्वायर ये क्या है? सब पैरेलल एक्सिस थ्योरम में आपने पढ़ रखी है बहुत अच्छे से, ठीक है। डिवाइडेड बाय एम जी डी। व्हाट इज डी? डी इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ द बॉडी एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, क्लियर। तो आइए बच्चों फिजिकल पेंडुलम के ऊपर हम लेते हैं कुछ एलटीक्यू। मैंने एक रिंग मानी, रिंग को मैंने इस पॉइंट से सस्पेंड कर दिया, रिंग मास m रेडियस r, ठीक है। अब इसका टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला सीधा है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट i बाय mgd, ठीक है। d क्या है? सेंटर ऑफ मास से यहां तक की डिस्टेंस विच इज इक्वल्स टू r। तो मेरा हो गया t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट i क्या होता है? ICOM प्लस md स्क्वायर डिवाइडेड बाय mgd,
ठीक है, यहां पे डिस्टेंस r के बराबर है, तो ये जाएगा 2 पाई रिंग। अब देखो सेंटर ऑफ मास का वोट कितना होता है इसका, मुझे इस एक्सिस का वोट निकालना है, तो इस एक्सिस का वोट होता है mr स्क्वायर, रिंग का आपको पता है ये चीज है ना, रिंग का इस एक्सिस का वोट कितना होता है mr स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय mgr। ठीक है, तो यहाँ कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 पाई m get cancelled, r get cancelled, you'll get 2r by g, t equals to 2 by under root l by g वाला फॉर्मेट आ रहा है। ठीक है, चलिए अब इसमें छोटा सा मॉडिफिकेशन कर देता हूं। अगर मान लीजिए पॉइंट ऑफ सस्पेंशन में r by 2 कर लेता है यहाँ पे, ठीक है, तो कहां कहां चेंजेस आते हैं, सिर्फ और सिर्फ d की जगह r by 2 आ जाता, d की जगह क्या रहता r by 2, बाकी सब कुछ सेम रहता। क्लियर, चलिए अब एक थोड़ा सा अच्छा लेवल का प्रॉब्लम ले लेते हैं। इसमें हम लेते हैं, मान लीजिए एक टी है, यहां पर लेंथ मैंने मानी l, राइट। अब क्या बच्चों, अब क्या है, मैंने इसको सस्पेंड, कैसे, मान लीजिए इस रॉड के सेंटर पे L/2 को मैंने क्या किया, सस्पेंड कर दिया, क्योंकि मुझे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन चाहिए होता, ये मेरा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन आ गया। अब मुझे टाइम पीरियड बताओ, ठीक है, तो टाइम पीरियड निकालने का प्रिंसिपल बिल्कुल आसान, t इक्वल्स टू 2 पाई i बाय mgd, और i की जगह क्या रखते हैं अपन, ICM प्लस mt स्क्वायर। इसका मतलब मुझे पहले सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। ठीक बात, चलिए मैं मान लेता हूं दोनों मास m लेंथ l की रॉड है, दोनों है ना, दोनों का मास कितना mm। इस वाली रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां आएगा, इस वाली रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां आएगा, मतलब कॉमन सेंटर ऑफ मास क्या यहां आएगा, एट द डिस्टेंस ऑफ l/4। ये समझ आ रहा है आपने को, है ना, तो मतलब d की वैल्यू तो आ गई, d की वैल्यू कितनी आ गई, ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक की वैल्यू क्या आएगी, l/4। ठीक, चलो अब दूसरा काम, मुझे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे आई निकालना होता है। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, तो आई अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इक्वल्स टू आई ड्यू टू रॉड 1 प्लस आई ड्यू टू रॉड 2 अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अब देखो, इस रॉड को अलग सिस्टम लो और इस रॉड को अलग सिस्टम लो। ठीक, पहले इस रॉड की बात करते हैं, तो इस सेंटर पे, अभी सेंटर पे है तो इसका डायरेक्ट लिख दो ml स्क्वायर बाय 12, सिंपल, ये वाला। ठीक, अब इस वाली रॉड का सेंटर पे कितना होगा, ml स्क्वायर बाय 12, लेकिन हमें इस पॉइंट के वोट चाहिए, तो हमको कौन सी टर्म लगानी पड़ेगी, पैरेलल सिस्टम, सेकंड वाली के लिए। तो सेकंड वाली के लिए आएगा ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml बाय 2 द होल स्क्वायर। ठीक बात, चलिए तो कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 12, ml स्क्वायर बाय 6 प्लस ml स्क्वायर बाय 4। ठीक है, मैं कॉमन निकाल लेता हूं 2, ml स्क्वायर बाय 2 कॉमन निकाल लो, तो कितना हो गया 1/3 प्लस 1/2, दैट इज 5 ml square by 12. This is the moment of inertia about the point of suspension. Clear? चलो 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 चलो, तो सिंपल हो गया खेल मेरा टाइम पीरियड आ गया t equals to 2 pi under root 5 ml square by 12 divided by mgd। d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास एंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, हमने निकाल रखा है l/4। ठीक है, तो एक l ने एक l को मार दिया, ये 4 ने ये 12 को मार दिया, कितना बचा 3, तो मेरा टाइम पीरियड आ गया t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट 5 l बाय 3g। राइट, क्योंकि यहाँ पे मास भी कैंसिल हो जाएगा, m गेट कैंसिल्ड विद m, तो ये जाएगा 5l बाय 3g। ठीक है, चलो अब बच्चों आपको देता हूं मैं एक होमवर्क, आपको करना है, मान लीजिए ये एल शेप कर दिया, टी शेप कर दिया, मैं एल शेप कर देता हूं, है ना, तो ये एल शेप की रॉड है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, सही आंसर देने वाले को कमेंट बॉक्स में एप्रिसिएशन जरूर मिलेगा। तो यहां पर
मास m लेंथ l लेने के बाद मैंने दोनों रॉड को इस पॉइंट पे सस्पेंड कर दिया। ठीक है, आपको निकालना है इसका टाइम पीरियड। तो आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं कंपाउंड पेंडुलम की। सिंपल पेंडुलम में हमने देखा कि जो एक्सिस रोटेशन होता है वो बॉडी के बाहर होता है। फिजिकल पेंडुलम में जो एक्सिस रोटेशन होता है वो बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन जब टॉर्क की बात आती है तो फिजिकल में और सिंपल में एक ही टॉर्क लगता है, वो उसका सेल्फ वेट के कारण होता है। ठीक है, अब कंपाउंड पेंडुलम में क्या होता है, जो गवर्निंग फोर्सेस होते हैं वो दो या दो से ज्यादा होते हैं। इसका मतलब जो एसएचएम कंट्रोल करने वाले टॉर्क होते हैं वो दो या दो से ज्यादा होते हैं। ठीक है, सच पेंडुलम आर कॉल्ड एज कंपाउंड पेंडुलम। फॉर एग्जांपल, मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया। मान लीजिए कि एक रॉड है जिसपे मास m1 है, यहां पर लेंथ l1 है, और दूसरा मास m2 है, टोटल लेंथ l2 है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी, यहां से यहां तक मैंने लेंथ मानी l2 और यहां से यहां तक लेंथ कितना माना मैंने l1। ठीक है, मान के चलो ये रॉड है, ये स्ट्रिंग नहीं है, तो आप कंसीडर करोगे कि ये मोशन ऐसे ऐसे होगा, है ना। अब आपको जो चीज दिख रही होगी कि ये दोनों फोर्स, ये वाला भी और ये वाला, मतलब इसकी ग्रेविटी दोनों मिलके इस एसएचएम को कंट्रोल करेंगे। ठीक, सच मोशन आर कंपाउंड पेंडुलम केसेस। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, हम इसको थीटा एंगल डिस्प्लेस कर देते हैं। थीटा एंगल डिस्प्लेस कर दिया तो ये यहां आ गया। थीटा बहुत छोटा है ना, मैंने समझाने के लिए बनाया। अब एक टॉर्क लगेगा ये m2g और एक फोर्स लगेगा m1g। ठीक है, चलिए तो इसका टॉर्क कैसे लिखेंगे, अगर ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, ये भी थीटा। नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, नेट टॉर्क विल बी m1g l1 sin थीटा प्लस, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, नेगेटिव की डायरेक्शन में। अपन ने थीटा किधर दिया, अपन ने डिस्प्लेसमेंट दिया पॉजिटिव में, और ग्रेविटी कहां लग रही, ग्रेविटी का टॉर्क लग रहा है नेगेटिव में, मतलब रिस्टोरिंग टॉर्क, दोनों नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन बाद में लगा दूंगा, तो जाएगा m2g इंटू l2 साइन थीटा। ठीक, चलो तो अगर मैं नेट टॉर्क की बात करूं, रिस्टोरिंग टॉर्क, इट इज माइनस m1 l1 प्लस m2 l2 इंटू g साइन थीटा। आपको पता है साइन थीटा स्मॉल एंगल की जगह थीटा लिख दो तो ये थीटा। अब देखो, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा, दिस इज एसएचएम, और मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे आई अल्फा इक्वल्स टू m1 l1 प्लस m2 l2 इंटू g थीटा। सो अल्फा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, सो ओमेगा आ गया मेरा अंडर रूट m1 l1 प्लस m2 l2 डिवाइडेड बाय आई। क्लियर, बस अब आप आई निकालना, किस पॉइंट के अबाउट बच्चों, आई निकालना है हमको इस पॉइंट के अबाउट, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, मैं आई निकाल देता तो कैसे निकालता है आई होता है i1 प्लस i2, डायरेक्ट ऐड करना है, डायरेक्शन का कोई लफड़ा ही नहीं। सो m1 l1 स्क्वायर प्लस m2 l2 स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ i, एंड यू पुट इट ओवर हियर, g भी आएगा इनटू g। ठीक है, when you put the value of I you will get the answer। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, t equals to 2 pi under root I by the entire thing। ठीक, मैं लिख देता हूं m1 l1 प्लस m2 l2 इंटू g। I की वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन, m1 l1 स्क्वायर प्लस m2 l2 स्क्वायर। आई होप एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। चलिए अब लेते हैं दूसरा एग्जांपल। मान लीजिए मेरी एक रॉड है, उस रॉड को दो स्प्रिंग मिलके गवर्न कर रही है, एक यहां लगा दिया मैंने, एक स्प्रिंग यहां लगा दी, और अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसका टाइम पीरियड निकालना है मेरे को। तो आपको दिख रहा है कि यार ये रॉड ऐसे घूमेगी, ऐसे नहीं होगा। चलो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, आपको तब तक एक होमवर्क दे देता हूं। होमवर्क में क्या करना है आपको, एक मानना है रॉड, ठीक है, और यहां पे मानना है, ये मासलेस रॉड मानना है, यहां पे मास है m,
और इधर मैंने स्प्रिंग लगा दी जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ये मान लीजिए, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे, ये मान लीजिए कुछ a डिस्टेंस है यहां से, और ये वाली पूरी डिस्टेंस मैं देता हूं b, ठीक। तो आपको इसका टाइम पीरियड होमवर्क में करना है, मैं ये सिखा देता हूं। चलो, मैंने मान लिया कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन सेंटर पे है, आप कहीं भी मान सकते हैं, डिपेंड करता है प्रॉब्लम में कहां के माना है ना। चलिए, अब मैं क्या करूंगा, इसको डिस्प्लेस करूंगा कितना x, तो जैसे ही मैंने x डिस्प्लेस किया आपको दिखेगा कि ये भी x आगे गया और ये भी x आगे गया, ठीक है। अब इसके ऊपर फोर्स कैसा लगेगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा इधर F इक्वल्स टू kx, और इसके ऊपर फोर्स लगेगा इधर F इक्वल्स टू kx, ठीक। चलिए, ये मैं मान लेता हूं, ये अगर थीटा माना तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। अब नेट टॉर्क निकालेंगे अबाउट सेंटर, तो टॉर्क ड्यू टू फोर्स 1 प्लस टॉर्क ड्यू टू फोर्स 2, टॉर्क कितना है r क्रॉस f, r मतलब क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। अगर फोर्स इधर है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये l/2 है ना, तो जगह मेरा kx into l/2 प्लस, अब देखिए ये क्या है kx और डिस्टेंस कितनी रही l/2, फोर्स कितना kx अंदर की तरफ और डिस्टेंस l/2, kx into l/2। अब देखो डायरेक्शन भी ध्यान रखनी पड़ती है ना, डायरेक्शन भी ध्यान रखनी पड़ती है। डायरेक्शन कैसे ध्यान से देखना, सेंटर पे एवरेज रखो, r क्रॉस f, r ऊपर f नीचे, r क्रॉस f, ये आ गया मेरा प्लस k में, ठीक है। अब इधर देखो r क्रॉस f, ये भी क्या है प्लस k, मतलब दोनों टॉर्क प्लस k में लग रहे हैं, ठीक है। दोनों टॉर्क कहां लग रहे हैं, प्लस k में, टॉर्क लग रहा है प्लस k में। अब मैंने डिस्प्लेसमेंट कितना दिया था, ध्यान से देखो, ये ऐसे दिया था, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया था, माइनस k में, तो डिस्प्लेसमेंट माइनस k में दिया था, टॉर्क लगा मेरा, जो रीस्टोरिंग टॉर्क लगा वो क्या, माइनस टाइम k इंटू एक्स एल बाई टू प्लस k इंटू एक्स एल बाई टू आना चाहिए। रीस्टोरिंग टॉर्क, जो नेट टॉर्क लगेगा रीस्टोरिंग का, वो नेगेटिव साइन आना चाहिए, ठीक बात। अब यार x, यू नो दैट, देखो यहां पे थीटा, एंगल इक्वल्स टू आर्क लेंथ बाय रेडियस, कैसे लिख दूं, बोलो बोलो बोलो, एंगल इक्वल्स टू आर्क लेंथ बाय रेडियस, तो ये तो होगा मेरा x की वैल्यू हटाओ यहां से, तो माइनस k l/2 बाहर, x1 प्लस x2 के 2x, यहां पे आपको दिख रहा होगा कि थीटा इक्वल्स टू 2x बाय l, तो 2x ये क्या लिख दिया, माइनस के l बाय 2, 2x ये रख दो l थीटा, l इंटू थीटा, तो टॉर्क कितना आ गया मेरे पास, माइनस के l स्क्वायर बाय 2 इंटू थीटा, ठीक है। टॉर्क इक्वल्स टू i अल्फा होता है, तो ये हो जाएगा i इंटू अल्फा, बस मेरा आंसर आएगा। i कहां निकालना है, सेंटर ऑफ द मास, क्योंकि मैंने पॉइंट ऑफ सस्पेंशन भी वहीं लिया सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है। तो मेरा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा 2i बाय के एल स्क्वायर, अगर ओमेगा होगा तो रूट लगा लो, और i की वैल्यू आपको पता है ml स्क्वायर बाय 12 होगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन 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 अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप घर पे एक बार और प्रैक्टिस कर लेंगे इसको खुद से, तो 100% एकदम क्रिस्टल क्लियर चीज हो जाएगी। कंपाउंड पेंडुलम मतलब वो जब यहाँ पर दो या दो से ज्यादा फोर्स गवर्न करते हैं, या दो से ज्यादा टॉर्क एक सिस्टम को गवर्न करते हैं, क्लियर। तो आइए अब देखते हैं लास्ट कैटेगरी, टॉर्शनल पेंडुलम। अब आपने देखा होगा, मान लीजिए एक आप पतली से रॉड लो, रॉड के नीचे आप एक क्या डिस्क कनेक्ट कर दो, ठीक है। अब आपने ये क्या, डिस्क को आप ऐसे रोटेट कर रहे हो, कि मान लीजिए ये रॉड है और आप डिस्क को ऐसे घुमा रहे हो ऐसे, है ना, तो क्या होगा, अब ये घुमा दिया थोड़ा सा, तो आपको पता है इसमें ट्विस्ट आ जाएगा एक, ठीक है। ट्विस्ट कैसा आएगा, जैसे मैं बताऊं आपको, इधर से ऐसे अगर मैंने घुमा दिया इसको, तो ये क्या होगा, कुछ ऐसा ट्विस्ट हो जाएगा, ये दिख रहा है, थोड़ा सा एंगल घूम गया, यहां से तो फिक्स है ये एक पॉइंट, तो ये रॉड बनाया है ना, ये पॉइंट फिक्स है, तो ये जो घूम गया, ये एंगल थीटा, थीटा क्या घूम गया, और रॉड घूम गई, वो मुड़ गई थोड़ी सी। अब जैसे ही छोड़ोगे तो क्या अपनी इनिशियल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी, वो इनिशियल पोजीशन पे आएगी, लेकिन उसके पास क्या है, वेलोसिटी, तो थोड़ी आगे निकल जाएगी, तो मतलब ये ऐसा हो जाता है। तो ये जो डिस्क है वो थोड़ी ऐसे देर घूमती रहती है, उसके बाद अपने आप टेम्पो के बन जाती है। लेकिन हम जो मानते हैं कि बहुत छोटा एंगल दिया है और एनर्जी का लॉस नहीं है, तो ये ऑसिलेशन चलता रहेगा फिर, ठीक। चलो, अब इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है टाउ इक्वल्स टू माइनस सी इंटू थीटा, वेयर दिस इज कॉल्ड एज रोटेटिंग टॉर्क, जो इस बॉडी को रोटेट करा रहा है,
C is called as torsional constant. ये आपको गिवन होगा टॉर्शनल कांस्टेंट की, भाई ये रॉड है तो इसकी टॉर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, और दिस थीटा इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ ट्विस्ट, राइट, एंगल ऑफ ट्विस्ट। बस तो आपको पता पड़ गया कि यार ये एसटीएम की इक्वेशन से मेल खाता है। अगर ये एसटीएम की इक्वेशन जैसा है तो टाउ इक्वल्स टू माइनस के इंटू थीटा लिख सकते हैं, या आई अल्फा इक्वल्स टू माइनस के इंटू थीटा लिख सकते हैं। के की जगह क्या है यहाँ पे सी, तो क्या हो जाएगा ये अल्फा इक्वल्स टू माइनस सी बाय आई इंटू थीटा, सो ओमेगा स्क्वायर विल बी सी बाय आई, और आई कैन राइट ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट सी बाय आई, तो टाइम पीरियड का आ गया 2 पाई बाय ओमेगा, मतलब 2 पाई डिवाइडेड बाय आई बाय सी, वेयर सी इज टॉर्शनल कांस्टेंट। क्लियर? वो सुबह ही क्या जिसमें रात ना मिले, और वो कोशिश ही क्या जिसमें मुकाम ना मिले। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। फिजिक्स के फंडे